कक्षा 12 की विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, जिसका पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने दो अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा था। पहला था राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करना और दूसरा था वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना। आगे के अनुप्रयोग आज हम सीखेंगे। चलिए आज हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग हम लोगों ने पहले भाग में सीखा था। पहला अनुप्रयोग जिसका नाम था राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, दूसरा था वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना। आज हम लोग तीसरा अनुप्रयोग जो कि हमारा है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब, जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये हमारी y डैश हो गई और ये x डैश हो गई। मान लिया कि कोई फलन है, ये उसका ग्राफ है। ये जो हमारा है फलन fx, y इक्वल fx, ये हमारा एक फलन है और ये कोई बिंदु है जिसका नाम है P और इसके निर्देशांक है x0 y0। अगर हम इस बिंदु पर एक रेखा खींचें तो ये जो रेखा है वो इस वक्र को एक बिंदु पर काट रही है और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेखा किसी वक्र को एक बिंदु पे काटती है तो वो उस वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये जो हमारी रेखा है, मान लिया इसका नाम है AB, ये हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। तो जो किसी वक्र को एक बिंदु पे काटती है उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये हमारी कहलाएगी स्पर्श रेखा और जिस बिंदु पे काटेगी ये बिंदु हमारा कहलाएगा स्पर्श बिंदु। और स्पर्श रेखा पे जो रेखा लंब होगी, यानी इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, ये मान लिया हमारी C है, तो ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब। ठीक, यानी किसी वक्र को जो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंब रेखा जो होती है वो उसकी अभिलंब कहलाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें सीखेंगे क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अभिलंब और स्पर्श रेखा है तो एक रेखा, तो हमें रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा की प्रवणता क्या होती है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, उसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने से पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, जैसे प्रवणता का मतलब है ढाल। हम जानते हैं कि जो ढाल होती है वो स्पर्श वो प्रवणता होती है। तो यहाँ पर प्रवणता कितनी होगी? अगर हम इसको सीधे मिला दें और इसको इस तरीके से मिला दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? x0 और ये हमारा क्या कहलाएगा? y0, क्योंकि ये बिंदु है। ठीक, ये मान लिया M पॉइंट पे गिरा और ये O पर है। ठीक, यही हमारी क्या है? ढाल। यही तो हमारी ढाल होती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो क्या हो जाएगी? dy/dx एट x0 y0, यानी कि y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, भाई अगर हम इस तरीके से स्पर्श रेखा बनाए, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और ये हमारा मान लीजिए dy है और ये हमारा dx है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? m इक्वल क्या होता है? tan थीटा और tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक, तो प्रवणता हमारी क्या हो जाएगी? dy/dx। ये हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता। और अगर हमें स्पर्श रेखा का कोण पता है, यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा में कितना कोण स्पर्श रेखा बना रही है, तो वो m इक्वल tan थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो जाएंगे प्रवणता ज्ञात करने के। अब स्पर्श रेखा का समीकरण,
तो देखिए एक बिंदु से जाती है x नॉट y नॉट, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल n x माइनस एक्स नॉट। यानी जब हमें प्रवणता पता है और एक बिंदु से रेखा जाती है तो हम लोगों ने समीकरण पढ़ा है रेखा का, उसी तरह से यहाँ स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, तो स्पर्श रेखा की का समीकरण हो गया y माइनस वाई नॉट इक्वल m x माइनस एक्स नॉट। ठीक, अब अभिलंब की समीकरण क्या होगी? तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अभिलंब चूंकि स्पर्श रेखा पे लंब है तो इसकी प्रवणता -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक, तो ये हो जाएगा -1/m। ठीक, तो अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई तो अभिलंब की प्रवणता हम किस तरह से निकाल लेंगे? -1/m से। तो ये तो हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अभिलंब का समीकरण इसी तरह से क्या होगा? अभिलंब का समीकरण, तो देखिए अभिलंब और स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर होती है तो बिंदु नहीं बदलेंगे, केवल प्रवणता बदलेगी। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल -1/m x माइनस एक्स नॉट, ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो जो भी फलन दिया गया होगा उससे हम dy/dx निकालेंगे, वो हमेशा स्पर्श रेखा की ही प्रवणता हमें मिलेगी। अब इसके बाद जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे पहला देखिए, अगर स्पर्श रेखा यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यानी अगर हमारी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, और m इक्वल क्या होता है? tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और प्रवणता होती क्या है? dy/dx। ठीक, यानी अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? 0, या उल्टा कह लें, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तो इसका मतलब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। सेकंड, यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो एंगल कितना? y अक्ष के समांतर होने का मतलब कि एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और m इक्वल क्या होता है? tan थीटा, यानी tan 90, और tan 90 क्या होता है? अनंत। ठीक, यानी dy/dx कितना हो जाएगा? अनंत। अगर हम इसको पलट दें तो dx/dy क्या हो जाएगा? 0। तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx इक्वल 0, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0, और अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो dx/dy इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये स्पर्श रेखा के किस तरीके से फॉर्मूले होंगे, कौन कौन से सूत्र होंगे, वो मैंने आपको बताया। अब इस पर जो है वो हम लोग क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। तो प्रश्न है x बराबर 2 पर वक्र y इक्वल x³ - x पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें फलन जरूर दिया गया होगा। बिंदु हो सकता है दिए गए हों, हो सकता है नहीं दिए गए हों। अगर बिंदु नहीं दिए गए होंगे तो कोई ना कोई प्रतिबंध दिया गया होगा जिससे कि हम बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो x की वैल्यू दी गई है 2, हमें y की वैल्यू नहीं पता है। बिंदु कहां पर ये होते हैं? वक्र पे। तो जो फलन हमें दिया गया है इसमें हम x बराबर 2 रख दें तो y की वैल्यू मिली 2 का क्यूब -2, यानी 8 - 2 यानी 6।
तो यहां से हमको स्पर्श बिंदु मिल गए। तो स्पर्श बिंदु क्या हो गया, x, y, ठीक, बिंदु मिल गए। अब जो हमें फलन दिया गया है हम इसका एक बार अवकलन कर देंगे, यानी प्रथम अवकलन। तो देखिए हम लोग जो है वो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हमने इसका एक बार अवकलन किया तो ये हो गया 3x² - 1। अब dy dx हम इस बिंदु पे निकालेंगे। तो dy dx किस बिंदु पे, 2, 6 पे। तो x के लिए 2 और y के लिए 6 लिखेंगे। तो 3 2² - 1, ये कितना आएगा, 11 आएगा। ये प्रवणता किसकी हो गई, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी हमें m की वैल्यू मिल गई 11। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए ये हमारा जो बिंदु है ये हमारा कहलाएगा x0 y0 और प्रवणता हमारी ये। तो y - y0 इक्वल m x - x0 जो हमारा सूत्र है। तो ये हो गया 11x - 22, 11x - y - 22 प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हो गया 11x - y - 16 इक्वल 0। ये हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। तो सबसे पहले अगर हमें बिंदु नहीं पता है तो हम बिंदुओं को ज्ञात करेंगे और फिर हम एक बार अवकलन करेंगे, dy dx उस बिंदु पे निकालेंगे, प्रवणता मिलेगी और स्पर्श रेखा का हम समीकरण लगा देंगे। अब हमें निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमें केवल अभिलंब की प्रवणता पता होनी चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी, 11। तो ये अभिलंब की प्रवणता हो गई। अब अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण में केवल जो प्रवणता थी वो -1/11 यूज करेंगे। तो y - 6 इक्वल -1/11 x - 2, यानी पूरा समीकरण वही रहेगा स्पर्श रेखा का समीकरण जैसा था, केवल प्रवणता जो है वो बदल जाएगी। अब यहाँ तिरछी गुणा, तो 11y - 66 इक्वल -x + 2, ये इधर ले आएंगे x प्लस 11y - 68 इक्वल 0। तो ये क्या है, ये हमारा अभिलंब का समीकरण जो है वो ज्ञात हो गया। तो इस प्रश्न में स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण हमने ज्ञात किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वक्र x²/9 + y²/16 इक्वल 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक, तो हमें वो बिंदु बताने हैं जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो जो वक्र है इसको हमने एक बार इसका अवकलन किया और हमने dy dx हमने फाइंड कर लिया, ज्ञात कर लिया, -16/9 × x/y। अब चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यही तो प्रश्न में दिया गया है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy dx वहां क्या होगा, 0 होगा। तो -16/9 x/y इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी x क्या होगा, 0। अब जो हमारा वक्र दिया था ये बिंदु वक्र पर ही स्थित होंगे, तो वक्र के समीकरण को हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x के लिए 0 रख देंगे, तो यहां से y² इक्वल 16, y की वैल्यू मिली ±4। तो हमें बिंदु क्या मिल गए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ±4। तो यहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या कर दी, 0। वहां से हमने x का मान ज्ञात किया, x
वक्र पर स्थित होगा, तो वक्र की समीकरण को हमने संतुष्ट कराया, y का मान हमने ज्ञात कर लिया +-4, तो बिंदु हमारे क्या हो गए 0, +-4, यानी बिंदु 0, +-4 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ पर हमारा जो है जो तीसरा हमारा अनुप्रयोग था स्पर्श रेखा और अभिलंब वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि हम प्रथम अवकलज की सहायता से किस तरीके से स्पर्श रेखा और अभिलंब के हम समीकरण ज्ञात करते हैं। अब हम अगला अनुप्रयोग सीखते हैं। अब हम अवकलज के अनुप्रयोग में चौथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सन्निकटन। अब इसकी आवश्यकता पहले हम जानें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसे कि अगर हम लोगों से कह दिया जाए कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, बहुत आसान है, 5 होता है, ठीक। अभी कह दिया जाए 27.6 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है उससे हम निकालेंगे, यानी भाग विधि के द्वारा। थोड़ा समय हमारा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर अभी हम कह दें कि 82.6 की होल पावर 3/2 इसका मान ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं कि कोई भी फलन हमारा दिया गया, कोई भी दिया गया है नंबर और उसकी कोई पावर लगी है, तो इसका हम मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो हम साधारण तरीके से नहीं ज्ञात कर सकते, तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे अवकलन का, यानी जो प्रथम अवकलज है उसका हम अनुप्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी तो यही है dy/dx क्या है कि y में x के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम उसकी सहायता से इनका मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो एक सूत्र देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल प्रथम सिद्धांत से सूत्र पढ़ा था, उसी सूत्र को थोड़ा सा अगर व्यवस्थित कर लें। तो इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी हमें नंबर दे दिया जाए, उसकी कोई पावर दे दी जाए, उसका हम सन्निकटन। अब इसका नाम सन्निकटन क्यों है, क्योंकि यहां से जो मान आता है वो सन्निकट आता है। जैसे हम जानते हैं कि 2 का वर्गमूल 1.414 होता है, लेकिन अगर हम इस विधि से निकालेंगे तो उसका मान पूरा का पूरा उतना नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद परिवर्तन होता है, इसलिए वो परिवर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो वो सन्निकट वैल्यू आएगी, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी मिलेगी। तो इसकी सहायता से अगर कोई फलन है तो हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो जैसे पहला प्रश्न है √36.6, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम इस तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 36.6 इसको हम क्या लिखेंगे, पावर हाफ, ठीक, क्योंकि रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ होगी। अब सबसे पहला काम है यहाँ पर हमें फलन को मानना है। तो फलन को क्या मानेंगे, देखिए कोई भी पावर हो सकती है, जैसे अभी मैंने बताया पावर 3/4 हो सकती है, 1/10 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, कुछ भी हो। लगाने का तरीका ये। तो fx हम क्या मानेंगे, जो यहाँ नंबर है उसके लिए x लिख लेंगे और जो पावर है वो हम लिख देंगे, ठीक। यानी अगर पावर 3/2 होती तो x की पावर 3/2 हो जाता, पावर 1/3 होती तो x की पावर 1/3 हो जाता, ठीक। तो सबसे पहले हमें फलन मानना है, इसको x करके और जो पावर है वो लगा देंगे। अब इसका हम प्रथम अवकलज निकालेंगे। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा है 1/2√x आता है, ठीक। यानी √x है भाई, x की पावर हाफ मतलब √x। तो √x का अवकलज क्या आता है 1/2√x। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं अवकलज याद करना। अब यहाँ पर हमें x और h इनको हमें मानना है, यानी जो 36.6 है इसको हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट में। कैसे ब्रेक करेंगे समझते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, तो जो पावर में अपॉन में लिखा है, ठीक, कितना लिखा है 2, तो 36.6 के आसपास, यानी थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, जो पास में पड़ेगा आगे वाला या फिर जस्ट पीछे जो नंबर आ रहा होगा वो, जो भी आसपास ऐसा नंबर जिसको हम 2 पावर में लिख सकते हैं, ठीक। अगर पावर यहाँ 4 होती तो पावर 4 में लिख सकते। तो जैसे यहाँ पावर 2 है
तो 36.6 के आसपास ऐसा नंबर जिसको हम पावर 2 में लिख सकते हैं, तो 36 है। क्यों? क्योंकि 36 को हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया 36। अब यहाँ था 36.6 और यहाँ 36, तो इसमें हम कुछ ऐड करें या हम कुछ माइनस करें कि ये मिले, तो ये 36.6 है और यहाँ 36, तो 36 में जब हम 0.6 ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमने ऐड किया है तो प्लस लिखा, माइनस करते तो निगेटिव लिखते। ठीक, तो x और h इनका सम जो है वो यही मिलना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रखेंगे, f(x + h) इक्वल h की वैल्यू इंटू f' कितना 1/2√x प्लस fx कितना x की पावर हाफ, यानी क्या लिखेंगे इसको √x लिखेंगे। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो 36 प्लस 0.6 इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गया 0.3 टाइम्स, तो 0.3 अपॉन √x किए गए 36 प्लस √36, तो ये हो गया 36.6, ये हो गया 0.3 अपॉन 36 का √6 हम जानते हैं, यहाँ भी 6। तो देखिए जब fx है तो यहाँ √x है, जब f 36.6 होगा तो √36.6 होगा, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 0.05 और प्लस 6, तो 36.6 इसका वर्गमूल आया 6.05। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पावर होगी तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो √36.6 इसका मान 6.05 आएगा। तो सन्निकट वैल्यू अगर हम वास्तव में इसकी वैल्यू निकालें भाग विधि से तो 6.049 करके आएगी, लेकिन इससे हमारी जो है वो सन्निकट वैल्यू आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है f5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx इक्वल x³ - 7x² + 15। देखिए अब यहाँ पर हमें जो है वो अवकलज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर भाई सीधा रूप तो ये है कि fx इक्वल ये दिया गया है, x की जगह हम 5.001 रख दें तो f 5.001 का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितनी टोटल डिजिट है 4, क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, कितना कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान रहे, आसानी से वैल्यू निकल आए, इसलिए हम प्रथम अवकलज का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें फंक्शन मानते थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन हमें दिया गया है तो सीधे हमें इसका प्रथम अवकलज निकालना है। ये 3x² - 14x हो गया, इसका 0 हो गया क्योंकि अचर है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर x क्या होगा और h क्या होगा, बहुत आसान है। पॉइंट से पहले जो है वो x हो गया और जितना पॉइंट के बाद है वो हमारा h हो गया। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। अब जो हमने ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखें, तो f5.001 लिख दें 5 + 0.001 इक्वल h यानी 0.001 f' की वैल्यू 3x² - 14x प्लस fx की वैल्यू x³ - 7x² प्लस 15। तो ये हो गया f5.001 0.001 x की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो 3 × 5² - 14 × 5, यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन लगा देते हैं। ये हो गया 5³ - 7 × 5² प्लस 15। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, तो 0.001, तो ये हो गया 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया कितना हमारा 75 - 70 यानी 5 प्लस ये 125 माइनस 175 और प्लस का 15, तो है 5.001।
0.005 और ये हमारा आ गया माइनस का 35, तो 5.001 माइनस कर देंगे तो माइनस का 34.995, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी ही आसानी से हमने F5.001 इसका मान हमने ज्ञात कर लिया कि माइनस का 34.995 आएगा। तो ये इस तरीके से हम सन्निकट वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा अवकलज के अनुप्रयोग में। तीसरा अनुप्रयोग आज का हम लोगों ने सीखा जो कि था स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण हम अवकलज की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी भी फलन का सन्निकट मान हम प्रथम अवकलज की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे, आप उन्हें हल कीजिएगा। तो आज जो हमारा भाग 2 था अवकलज के अनुप्रयोग का वो समाप्त होता है। तो जिस तरीके के आज मैंने आपको प्रश्न हल कराए उन्हीं पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं, इनको आप सभी जो है वो हल कीजिए, और आपके पास जो भी किताबें हो एनसीईआरटी की उनसे आप एक्सरसाइजों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो 4 अनुप्रयोग समाप्त हुए। आज हम लोगों ने 2 अनुप्रयोग यहाँ पर सीखे। पहला स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना और दूसरा सन्निकटन मान ज्ञात करना। अब हम लोग अध्याय यानी जो भाग हमारा 3 होगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इसका अंतिम अनुप्रयोग जो कि है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो आज के लिए केवल इतना, अगले अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।